के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन जी गडकरी को। आदरणीय अध्यक्ष जी, उपस्थित सभी हमारे आदरणीय नेतागण और उपस्थित भाई और बहनों, अरुण जी ने और डॉक्टर जोशी जी ने विस्तृत रूप से देश की आर्थिक स्थिति का विवेचन आपके सामने किया है। मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। कल हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हमने कुछ गलतियां की है। वो आधा सच बोले, पूरा सच यह है कि उन्होंने केवल गलतियां ही की है और गलतियां ही की है और देश का सत्यानाश किया है। रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसीज, बैड एंड करप्ट गवर्नेंस, विजनलेस लीडरशिप एंड नॉट टेकिंग डिसीजंस, यही उनकी विशेषता रही है। आज हमारे देश में एफडीआई आना बंद हुआ है। डॉलर की तुलना में रुपए का मूल्य एक समय $1 की कीमत ₹1 थी, वो 62 और 63 रुपए पर जाकर पहुंची है। 6 लाख करोड़ रुपए का इंपोर्ट हमारा केवल क्रूड ऑयल का है। 60,000 करोड़ का इंपोर्ट हमारा एडिबल ऑयल का है। $60 बिलियन का इंपोर्ट हमारे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का है। $20 बिलियन आशिया में सबसे ज्यादा कोल हमारे पास होने के बाद भी हम कोयले को आयात कर रहे हैं। और देश की इकोनॉमी की हालत तो ऐसी बनी है कि देश की दुर्दशा हुई है और गरीब गरीब होते जा रहा है। मैं केवल आपको एक ही बात का विश्वास निर्माण हो, इसलिए कुछ बातें कहकर अपनी भाषण को समाप्त करूंगा। आजकल कुछ लोग यह कहते हैं कि कोई भी पार्टी आए, कोई भी सरकार आए, कोई भी नेता आए, सब एक समान है। पर हिंदुस्तान के उन लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने और भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेश की सरकारों ने इस बात को सिद्ध करके दिखाया है कि जिसको हम गुड गवर्नेंस कहते हैं, सुशासन कहते हैं, उसमें यूपीए और कांग्रेस की तुलना में 3 गुना 4 गुना अच्छा शासन देने में हम यशस्वी हुए हैं। मैं केवल भाषण के लिए बात नहीं कह रहा हूं। आदरणीय नरेंद्र जी, शिवराज जी यहां बैठे हैं। किसी भी राज्य की और किसी भी देश की स्थिति का अगर अवलोकन करना है तो उसके कुछ इकोनॉमिक पैरामीटर्स है। सबसे पहला पैरामीटर है कि हमारा जीडीपी क्या है। हमारे देश में मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में, सोनिया जी के नेतृत्व में हमारे देश का जीडीपी 4.5% है और नरेंद्र भाई जी ने गुजरात में ऐसा शासन दिया है कि हमारा जीडीपी गुजरात में 11.50 है। मध्य प्रदेश में 11.20 है। हमारे देश में मनमोहन सिंह और सोनिया जी के नेतृत्व में कृषि विकास का दर 2.5% मुश्किल से चल रहा है, तो हमारे शिवराज जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में कृषि विकास का दर 18.90 बनकर उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। गुजरात में कृषि विकास का दर 11.50 है। पर कैपिटा इनकम, हैप्पी वुमेन इंडेक्स, हेल्थ सर्विसेज, सभी बातों में अगर तुलना की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने गुड गवर्नेंस के क्षेत्र में, सुशासन के क्षेत्र में मनमोहन सिंह और सोनिया जी ने जो नेतृत्व दिया उस केंद्र सरकार से ज्यादा, कई गुना ज्यादा हमने ट्रैक रिकॉर्ड प्रस्थापित किया है और यही भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी विशेषता है।
मैं आपको बताना चाहता हूं कि आदरणीय अटल जी और आडवाणी जी के नेतृत्व में हमारी एनडीए की सरकार थी, उसको याद करिए। यह सरकार इन्फ्लेशन, फूड इन्फ्लेशन 12% पर लेकर गई, अभी 18% तक पहुंचा था। अटल जी और आडवाणी जी के सरकार में गैस का सिलेंडर कितने में मिलता था? रोजमर्रा चीजों के भाव क्या थे? पेट्रोल डीजल के भाव क्या थे? महंगाई कहां थी? जब नेशनल हाईवे अटल जी के सरकार में रोज 23 किलोमीटर बनता था, वो इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोग्रेस था, तो आज मनमोहन सिंह जी और सोनिया जी के सरकार में केवल 2 या 3 किलोमीटर पर आया है। अटल जी की सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बनाकर 60,000 करोड़ रुपए की योजना बनाने का सौभाग्य मुझे मिला था, और देश की 6.5 लाख गांवों में से 1,70,000 गांवों को मजबूत रोड से जोड़ने का काम एनडीए के शासन कार्यकाल में अटल जी और आडवाणी जी के सरकार ने किया था। चाहे गांव, गरीब, मजदूर, किसान, किसी का भी क्षेत्र हो। साहब सिंह वर्मा उस समय मंत्री थे, जिन्होंने हमारे असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए जो स्पेशल इंश्योरेंस की पॉलिसी दी थी, उसको याद करिए। हमारी भारतीय जनता पार्टी की पहली सरकार है कर्नाटक की। जब येदियुरप्पा मुख्यमंत्री थे तो हमने किसानों को 0% ब्याज से ऋण उपलब्ध करके दिया। फिर मध्य प्रदेश में शिवराज जी ने और छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह जी ने भी उसी काम को दोहराया, और इसीलिए कृषि क्षेत्र में प्रगति और विकास की ओर वो राज्य जा रहे हैं। मैं आपको एक बात का आह्वान करना चाहूंगा कि देश आज समस्या से ग्रस्त है। मनमोहन सिंह जी ने देश का दिवाला पिटाया, बैंड बाजा बजाया देश का। कांग्रेस पार्टी ने देश को बर्बाद किया है। गलत आर्थिक नीति, भ्रष्ट प्रशासन, विजनलेस लीडरशिप, नॉट टेकिंग डिसीजन, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, इन सब बातों को देखकर हम पॉजिटिव रूप से ये देश की जनता में विश्वास पैदा कर सकते हैं, और ये हमारे ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर कि नरेंद्र भाई के नेतृत्व में हम सुखी, समृद्ध और संपन्न शक्तिशाली हिंदुस्तान बनाकर दिखाएंगे। हम ऐसी आर्थिक नीति तैयार करेंगे कि जो रोजगार को निर्माण करेगी, जो लोगों के सहभागों से गांव, गरीब, मजदूर, किसान का तो कल्याण करेगी भी, पर 2 करोड़ से ज्यादा युवाओं को रोजगार निर्माण करेगी। ऐसी नीतियों को हम निश्चित रूप से अवलंबन करेंगे। बात कही गई रिवर कनेक्टिविटी की। नरेंद्र भाई ने नर्मदा का पानी साबरमती में लाया, शिवराज जी ने नर्मदा का पानी शिप्रा में लाया। 18,000 करोड़ की योजना वो चला रहे, काफी काम हुआ। मैं मनमोहन सिंह और सोनिया जी से पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस सरकार ने यह काम क्यों नहीं किया? क्योंकि उनकी नीतियां सही नहीं है। आज लोग बहुत से समस्याओं से ग्रस्त हैं, और आर्थिक क्षेत्र में बहुत सी समस्या है, समय की कमी है। राजनाथ जी ने मेरे अध्यक्षता में विजन डॉक्यूमेंट बनाने का एक काम हमको दिया है। करीब 450 से ज्यादा लोगों से हमने संपर्क किया है। 10,000 से ज्यादा ईमेल रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, चैंबर ऑफ कॉमर्स के अनेक लोगों से हम मिल रहे हैं। किसानों से लेकर मजदूरों तक हमारे अनेक कार्यकर्ताओं के अनेक सुझाव हमको प्राप्त हुए हैं। 5 रिफॉर्म पर हम काम कर रहे हैं। एक एजुकेशन रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, टैक्स रिफॉर्म, और टैक्स रिफॉर्म पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। हम देश में ऐसी टैक्स प्रणाली, रैशनल टैक्स सिस्टम लाना चाहते हैं जो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट हो, टाइम बाउंड हो और रिजल्ट ओरिएंटेड हो, जो भ्रष्टाचार से मुक्त हो, इंपावर्ड गवर्नेंस से फ्री फ्रॉम करप्शन और ई गवर्नेंस का उपयोग करके
हम लाइसेंस और परमिट राज को समाप्त करना चाहते हैं। हम जन कल्याणकारी राज्य के हमारे उद्दिष्ट में रेवेन्यू को निश्चित रूप से हमारी जरूरी है। पर आडवाणी जी ने जिस बात के लिए संघर्ष की शुरुआत की, जो काले धन के खिलाफ हमने आंदोलन शुरू किया, उस काले धन की इकोनॉमी को पूरी तरह से रोककर उसका कन्वर्शन व्हाइट इकोनॉमी में करने का हमारा पूरा प्रयास रहेगा। हम टैक्स सिस्टम को ट्रांसपेरेंट करेंगे, रैशनल करेंगे, भ्रष्टाचार से मुक्त करेंगे, टाइम बाउंड करेंगे और ई गवर्नेंस का उपयोग करके लाइसेंस और परमिट राज को हम पूरी तरह से मुक्त करके, रेड टेपिज्म से मुक्त करके एक सिंपल टैक्स सिस्टम इस देश को देना चाहते हैं, जिसका जिक्र नरेंद्र भाई ने किया है। मेरा विश्वास है कि अगर सही नीति होगी तो सही दशा हो सकती है। कि इस देश में सोना है, गोल्ड है, पर हम गोल्ड इंपोर्ट कर रहे हैं। कि हमारी माइन हमने बंद की है, हमारे पास कोयला है पर हमने कोयले की खदान बंद कर दी है। अगर हमारे देश के कोयले में आज 2,65,000 करोड़ का हमारा पावर सेक्टर एनपीए में चला गया है, आज बिजली के कारखाने बंद पड़े हुए हैं। मेरा विश्वास है कि एनर्जी के क्षेत्र में हम नई नीति को अपनाएंगे। मैं विश्वास के साथ बताना चाहता हूं कि जो 6 लाख करोड़ का इंपोर्ट क्रूड ऑयल का और पेट्रोल डीजल का है, इसको आज 80% ऑफ द क्रूड ऑयल एंड गैस हम इंपोर्ट कर रहे हैं। जब राम नाईक मंत्री थे तब 70% इंपोर्ट कर रहे थे। पर हम ऐसी नीति बनाएंगे कि इस देश का किसान बिजली भी तैयार करेगा, पेट्रोल भी तैयार करेगा और गैस भी तैयार करेगा। इसकी ताकत देश के किसानों में है। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर पर हमने अध्ययन किया है। हम डिपार्टमेंट ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप की शुरुआत करेंगे। स्वदेशी के आधार पर गांव गरीब मजदूर किसान को मजबूत करके, हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट हमारे कारागिरों को प्रशिक्षित करके हम हमारी निर्यात को बढ़ाएंगे, आयात को कम करेंगे। जिस प्रकार से चाइना से एक्सपोर्ट हो रहा है, हम हिंदुस्तान में इस प्रकार की ताकत निर्माण करेंगे कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स को आयात करने वाला देश नहीं रहेंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स को निर्यात करने वाले देश को हम बनाएंगे। ये प्रतिभा हमारे पास है। आज दुनिया में सबसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, कंप्यूटर इंजीनियर्स अगर देश में अच्छा काम कर रहे तो वो सब भारतीय है। हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में भी आगे जा सकते हैं। हम खेती में आगे जा सकते हैं। हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाने की योजना बनाएंगे। किसानों के लिए सिंचाई की व्यवस्था के लिए प्राथमिकता देंगे। असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए हाउसिंग की योजना बनाएंगे। आज देश की हाउसिंग इंडस्ट्री केवल 1% लोगों के लिए है। आज हमारे देश में 10 लाख रुपए के ऊपर का घर खरीदने की ताकत केवल 1% लोगों में है। हम ऐसी टेक्नोलॉजी लाएंगे कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को कम करेंगे और 1% के बजाय 10 गुना ज्यादा लोग अपने खुद के मालिकी के घर में जा सकेंगे। ऐसी नीति को हम अपनाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर में जब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आती है तो रोजगार का निर्माण होता है। मैं खुद इस अनुभव से गया हूं कि जब मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे और मुंबई के 55 फ्लाईओवर्स और वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट को पब्लिक से पैसा लेकर 4,000 करोड़ रुपए खड़ा करना मार्केट से, इसका सौभाग्य मुझे मिला। और 10 करोड़ के इक्विटी पर 8,000 करोड़ के काम हुए। नरेंद्र भाई ने गुजरात में अच्छे रोड बनाए, बिजली सरप्लस है, किसानों के खेती को पानी है और इतना ही नहीं तो वहां के किसान आज खुशहाल है। अगर भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन होगा, जल जमीन जंगल और जानवर के आधार पर, स्वदेशी के विचार के आधार पर हम देश के भविष्य का अगर विचार करेंगे तो उसके साथ साथ हमको आधुनिकीकरण का भी विचार करना होगा। बहनों और भाइयों, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मॉडर्नाइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन। हमारी पार्टी पाश्चात्यकरण के खिलाफ है पर आधुनिकीकरण के खिलाफ नहीं है। हमने सभी बातों को सोचा है और हम ऐसी अर्थनीति बनाएंगे कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से एनडीए ने
हिंदुस्तान की तकदीर और भविष्य को बदलकर एक नया इतिहास रचा था। और आज हमारे मुख्यमंत्री शिवराज जी, नरेंद्र भाई, जिन्होंने सुशासन का एक रोल मॉडल देश के सामने प्रस्तुत किया है, ये कांग्रेस पार्टी इसको सहन नहीं कर पा रही है। भद्दे कमेंट्स पास करते हैं, क्योंकि यह ऐसी एक जाहिरात आई थी, एडवर्टाइजमेंट आई थी कि सहन भी नहीं होता और बता भी नहीं सकते, ऐसी हालत कांग्रेस पार्टी की हुई है। मैं केवल इस प्रस्ताव के उपलक्ष्य में इतना ही कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो अर्थनीति है, उसके साथ जरूर हम राष्ट्रवाद हमारी प्रेरणा है, सुशासन और विकास हमारी कटिबद्धता है। पर सुशासन और विकास, गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट विद द हेल्प ऑफ ई गवर्नेंस, और तीसरी महत्वपूर्ण बात है जो हमारा सोशो इकोनॉमिक थिंकिंग है, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय की विचारों से हमको मिला है। जब मैं ये बात कहता हूं तो कुछ पत्रकार मुझे कहते कि आप लेफ्टिस्ट विचारों की बातें कर रहे हैं। मैं उनको कहता हूं कि लेफ्टिस्ट बातें नहीं है। दीनदयाल उपाध्याय जी ने अपने विचार चिंतन में अंत्योदय के विचार के समय यह कहा था कि हमारे समाज के जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, जो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, जो समाज के आखिरी पायदान पर खड़े हैं, जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं है, जिनके शरीर पर कपड़ा नहीं है और जिनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, उन व्यक्तियों को, दरिद्र नारायण को हम भगवान माने और हम उनकी निरंतर सेवा करते रहेंगे। और जिस दिन उन व्यक्तियों को रोटी, कपड़ा और मकान मिलेगा, उसी दिन हमारा कार्य पूरा होगा। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अंत्योदय का विचार, यही हमारा सोशो इकोनॉमिक थिंकिंग है। मैं विश्वास के साथ, आपको आत्मविश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि हमारे डीएनए जो है वो विपक्ष का है। दूसरे पर आसानी से टिक्का टिप्पणी करना हमारे लिए आसान है, पर अब हमको पॉजिटिव अप्रोच में लोगों के साथ जाकर यह कहना है कि नरेंद्र भाई के नेतृत्व में इस देश में ऐसी अर्थनीति हम लाएंगे कि देश के गांव, गरीब, मजदूर, किसान, जो गरीब है, शोषित है, पीड़ित है, दलित है, उनको हम उनके समस्याओं से मुक्त करेंगे। इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, गरीबी नष्ट करेंगे, गरीबी का निर्मूलन करेंगे, बेरोजगारों को रोजगार देंगे, भ्रष्टाचार मुक्त हिंदुस्तान बनाएंगे, सिस्टम को सिंप्लीफाई करेंगे, ट्रांसपेरेंट करेंगे, टाइम बाउंड करेंगे, रिजल्ट ओरिएंटेड करेंगे, और टैक्स सिस्टम हो, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है जो गरीब लोगों के साथ न्याय करने वाली रहेगी। और ऐसी अर्थनीति के बारे में हमने काफी अध्ययन किया है। आदरणीय अध्यक्ष जी ने हमको बहुत अच्छा अवसर दिया है। दुनिया के अनेक देशों के इकोनॉमी का भी अध्ययन किया है। वर्ल्ड बैंक से कुछ लोग अपनी नौकरियां छोड़कर मेरे साथ काम कर रहे हैं, और मेरा विश्वास है कि हमारी भारतीय विचारधारा पर आधारित हमारी विचारधारा, दीनदयाल उपाध्याय जी ने दिया हुआ अंत्योदय विचार, जल, जमीन, जंगल और जानवर के आधार पर हमारा तत्वज्ञान, और इथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के प्रति हमारी कटिबद्धता, उसके आधार पर सुखी, समृद्ध और संपन्न शक्तिशाली हिंदुस्तान, जो भय, भूख, आतंक और भ्रष्टाचार से मुक्त है, जो दुनिया की नंबर 1 की आर्थिक ताकत है, ऐसा हिंदुस्तान बनाना, यही नरेंद्र भाई के नेतृत्व में हमने आह्वान को स्वीकार किया है। कांग्रेस इसको पूरा नहीं कर सकते। ये मनमोहन सिंह और सोनिया जी ने बैंड बाजा बजाया है। भारतीय जनता पार्टी का शासन आएगा, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा, और देश फिर से एक बार विश्व में नरेंद्र जी भाई के नेतृत्व में एक नंबर 1 की आर्थिक शक्ति बनाकर हम देश को सफल बनाएंगे। यही निर्धारित इस प्रस्ताव से करके आप जाइए, यही आपसे अनुरोध करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत